नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी भी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी आप सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या फिर परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हमारे इस खास शो का आप हिस्सा बनिए। डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या फिर कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से सीधे ले सकते हैं। नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे जिनको डायल कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो वही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। हरियाणा सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। कोरोना काल में स्कूली बच्चों के लिए योजना तैयार की गई है, क्योंकि बच्चों पर तीसरी लहर सबसे ज्यादा अटैक करेगी। इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। सरकार ने शुरू की है हरियाणा टैबलेट योजना 2021। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस की मांग उठती रही है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी ऑनलाइन क्लासेस सबसे सेफ ऑप्शन। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लास बच्चों को दी जाएगी, जिससे बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी नहीं। गरीब परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है ताकि संक्रमण फैले ना। टेस्टिंग लैब की संख्या को बढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के जरिए लोगों की पहचान की जा सके। साथ ही कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि वक्त रहने पर कोविड देखभाल केंद्र में लोगों को सही समय पर भर्ती भी किया जा सके। कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। हरियाणा सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर बच्चों को किसी भी प्रकार से समस्या इलाज के दौरान न हो, उसको लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। अनाथ बच्चों को 2,500 रुपए 18 साल तक के को मिलेगा। तो वहीं पढ़ाई समेत दूसरे खर्चों के लिए 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। तो बाल सेवा योजना की तरफ से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि हर बच्चे के नाम पर 1,500 रुपए हर महीने जमा होंगे। 21 साल की उम्र होने पर राशि भी दी जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर भी हरियाणा सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अभिनव हमारे साथ जुड़ गए, फिजिशियन है। इसके अलावा डॉक्टर साक्षी भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज हरियाणा पे बहुत स्वागत है। आज शुरुआत में डॉक्टर अभिनव आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बदलाव देखने को मिला है, परिस्थितियों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सही बात है मैम, बिल्कुल खतरा बिल्कुल नहीं टला है। परिस्थितियों में सुधार है, अब केसेस नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत रिलैक्स हैं, बाजारों में अब रौनक का माहौल है। तो इस बीच में ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि खतरा नहीं टला है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम तरीके की जो सुविधाएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ख्याल भी यहाँ पर पूरी तरीके से रखा जाए। डॉक्टर साक्षी, आप यहाँ से क्या टिप्स दर्शकों को देना चाहेंगे? हेलो। मैं जो ध्यान है वो मानसिक समस्याओं की तरफ थोड़ा लेना चाहूंगी दर्शकों का, कि कोविड-19 के दौरान मानसिक समस्याएं भी बहुत उभर के आई हैं। तो इसके काफी कारण भी रहे हैं, जैसे कि सोशल आइसोलेशन लोगों में पाया गया है। क्वारंटाइन के दौरान लोगों ने स्टिग्मा भी काफी फील किया, और काफी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के इस दौरान शिकार हुए हैं। तो हमें जो है लोगों को ये मैसेज भी देना है कि मानसिक जो हालात हैं लोगों के, वो सामने आए कि हम कितने मेंटली स्ट्रांग हैं। तो उससे रिलेटेड भी हमें मेजर्स लेने चाहिए। हेलो। यहाँ पर टिप्स दिए हैं। आई होप कि हमारे दर्शकों ने ध्यान से उसे सुना भी होगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह कम से कम मानी जाए। डॉक्टर अभिनव, हालांकि तीसरी लहर को लेकर कोई भी नहीं चाहता कि तस्वीर देखने को मिले, लेकिन लगातार वैज्ञानिकों द्वारा वक्त वक्त पर लोगों को ये चेताया गया है कि तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में एक बार फिर से लोग लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना गंभीर इसको आप देख रहे हैं? ज्यादा गंभीर समस्या है। हमारे देश में अभी 1 करोड़ के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दी है, लेकिन ये आंकड़े में 1 करोड़ है। हमको ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ सिंगल डोज है। यूके में सिंगल डोज के बावजूद भी तीसरी लहर आई थी। जी।
तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक टीका आपको बहुत अच्छी सुरक्षा नहीं देगा। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन जिनके भी सेकंड डोज भी हैं वो सेकंड डोज जरूर लें। और अपनी जो जितनी भी लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, जो लंबी बीमारियां हैं, बीपी है, डायबिटीज है, सीकेडी है, उन सबको कंट्रोल करें, उनका नियमित तौर पर उनका इलाज लें और उनको वेल कंट्रोल रखें अपने डॉक्टर की सलाह से, ताकि इन्फेक्शन लड़ने में मदद मिले। बिल्कुल यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से मौसमी बीमारियों का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में मामूली सा बुखार भी हो जा रहा है तो लोग डर जा रहे हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि क्या क्या कोविड का टेस्ट करवाया जाए बुखार को लेकर। मैम, आजकल डेंगू के और वायरल फीवर के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हम्म। और ये दोनों ही बीमारियां बुखार के साथ शुरू होती हैं। वायरल के फीवर के साथ कफ भी काफी लोग खांसी खांसी की भी समस्या बता रहे हैं। जी। इन सब में जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कोविड से। अच्छी बात देखने को ये मिली है कि न्यूमोनिया का कोई भी केस देखने को नहीं मिला। तो ये कोविड तो नहीं है ये केसेस जो आजकल है, लेकिन फिर भी सतर्कता इसी में है कि टेस्ट टाइम से करवाए जाए। जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट आप करवाएं। वायरल चूंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हर बीमारी का अपना एक इलाज है। डॉक्टर साक्षी, जिस तरीके से न सिर्फ फिजिकली हमने लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हुए देखा है, तो वहीं मेंटली भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो सिर्फ शारीरिक बीमारी ही इंसान को नहीं तोड़ रही है, बल्कि मानसिक तौर पर भी इंसान टूट रहा है। उसको लेकर क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, कोविड-19 ने बिल्कुल दर्शा दिया है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमें इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, जब एक अनसर्टेनिटी थी कि अचानक से बीमारी आ गई, लोगों की प्रिपरेशन नहीं थी, अचानक से इतना बीमारी फैल गई कि लॉकडाउन अनाउंस करना पड़ा, तब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जिनकी जॉब भी लॉस हुई, काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, कई लोगों की बीमारी वजह से डेथ हुई। तो काफी कारण थे जिस वजह से लोग स्ट्रेस में थे। बट अब हम सब इन लक्षणों से वाकिफ हैं कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब सीरियस लक्षण आने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमें वेल प्रिपेयर्डनेस ही इन सब लक्षणों से बचा सकती है। डरने की बजाय हमें चाहिए कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहें, कि हमें डॉक्टर से सलाह कब लेनी है और अपने जो जनरल मेजर्स हैं उनको टाइमली फॉलो करें। बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से मैम आपको उसको देख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना नहीं चाहते हैं, परिवार वालों तक से वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो मानसिक स्थिति हमने लोगों की देखी, फिर चाहे वो मरीज हो या फिर नहीं भी हो, तो भी मानसिक रूप से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग बात नहीं करते, उसको लेकर सजेशन आप क्या देना उनको चाहेंगे, या फिर खुद ही हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखो मानसिक बीमारियों के लिए स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही लोगों ने फेस किया है। लोग कभी भी खुलकर इसके बारे में बताना नहीं चाहते। जब शारीरिक बीमारी की बात आती है तो लोग अपने आप जागरूक इतने होते हैं कि हम टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर से मिल लेते हैं। बट जैसे ही लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी है, उदासी रहती है, नींद नहीं आती, तब लोग घबरा ज़्यादा जाते हैं और डॉक्टर से मिलने में भी घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमें मानसिक बीमारी हो गई है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें मानसिक हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, बल्कि वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम मानसिक रूप से जागरूक होंगे, मानसिक स्थिति हमारी सही होगी, तभी हम काम भी कर पाएँगे और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख पाएँगे। तो कोरोना की वजह से जो डर और भय लोगों में फैला हुआ है, जिनको बीमारी हो चुकी है, उनमें ये फ्लैशबैक्स हैं कि हमें दोबारा ना हो जाए या हमारे लव्ड वन्स को बीमारी ना हो जाए, तो इस तरीके के डर हैं। जो जिन लोगों को 6 महीने पहले भी कोविड हुआ था, उनके नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं कि हमें यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, और एक्चुअली वो घबराहट के कारण हैं, जो लक्षण हैं। तो उनकी मानसिक उसमें डर इतना बैठा हुआ है कि वो फिजिकल लक्षणों के रूप में आ रहा है। तो हमें खुलकर साइकियाट्रिस्ट की इसमें सलाह लेनी चाहिए, अपने लक्षणों के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर वालों से कम ये इशू को हम एड्रेस करें और जितना हो सके लोगों से इसको लेकर बात करें। डॉक्टर अभिनव, खान-पान एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने आप को स्वस्थ रखने का, एक स्वस्थ शरीर होने का। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजर रहा है, एक बार फिर से लोग लापरवाह हो रहे हैं, न सिर्फ गाइडलाइंस को लेकर बल्कि अपने खान-पान को भी लेकर। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां नॉर्मल हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, हम ये भी खा सकते हैं, काढ़ा पीना लोगों ने बंद कर दिया। बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पर रिड्यूस डाइट के दौरान की जा रही हैं। आप उसको लेकर सजेशंस क्या देना चाहेंगे कि कौन सी वो चीजें कम से कम इनको तो कम से कम डाइट से फिलहाल रिड्यूस ना किया जाए? दो दो बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बैलेंस डाइट और दूसरा एक्सरसाइज।
ये दो बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके जिनके बारे में लोग बहुत जागरूक हो गए थे, और अब धीरे धीरे इन चीजों को, जैसे कोविड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ रहे हैं, वैसे ही इन चीजों को भी छोड़ रहे हैं। वही अगेन सेम रीजन की फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग बाहर मार्केट्स में जा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट जिसमें जितना एक निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, एक हाँ। निश्चित मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में फैट होना चाहिए, वो सब चीजें लोगों ने तोड़ दी है। विटामिन सी है, मिनरल्स हैं जो एक बहुत अच्छी मात्रा में लोगों ने लेने शुरू कर दिए थे, वो सारी आदतें भी अब धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम जिन चीजों को एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर चीज रहेगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लिया जाए। ये सोच के ना कम से कम खाया पिया जाए कि अभी बीमार हैं, तो आज अच्छी डाइट लेनी है और कल ठीक हो जाएँगे, तो एक बार फिर से हम अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाएँगे, रूटीन लाइफ़ पर आ जाएँगे। इन सबके बीच दर्शकों से दरख्वास्त है कि फ़ोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और आप उन्हें डायल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या कोरोना से संबंधित है, मौसमी बीमारियों से संबंधित है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर है, आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो सीधे आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। डॉक्टर साक्षी, वैक्सीन को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हमने देखी हैं। अभी भ्रांति ये भी सामने आ रही है कि दोनों डोजेस के बाद पावर बूस्टर डोज भी लगेगी, उसको लेकर भी लोग अभी जो है दोनों डोज लेने तक को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में लोग ऐसे जिनको दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। पावर बूस्टर को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसको थोड़ा सा साफ कीजिए मैम। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि इससे बुखार से भी लोग डर रहे हैं कि इससे बुखार आएगा, स्किन रिएक्शंस होंगी, एलर्जीज हो सकती हैं। जो लोग दमे के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी किसी ना किसी शुगर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उन लोगों में भ्रांतियां हैं कि हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो 2 डोजेज़ भी काफ़ी हद तक काफ़ी ग्रामीण इलाकों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज़ लगने के बाद सेकंड डोज़ के लिए भी लोगों में डर है कि हमें ये नहीं लगवानी चाहिए। और दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि हमें कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है या कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, दूसरी वैक्सीन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस कन्फ्यूज़न को लेके भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और जो बुखार आता है, स्किन एलर्जी रिएक्शंस आती हैं, अगर किसी और की वजह किसी और कारण की वजह से आती हैं, तो लोग इसको वैक्सीन से जोड़ के देख रहे हैं, तो इसलिए लोग लगाना नहीं चाहते। पावर बूस्टर ऑब्वियसली मैं कहना चाहूंगी कि 2 डोजेस के बाद जैसे भी सरकार नियम बताती है कि पावर बूस्टर से अगर हेल्थ इफेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो वो भी हमें लगवाना चाहिए। इन सब भ्रांतियों से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पावर जरूरी है। बूस्टर का पावर बूस्टर का जो है वो अब तक उस स्टडी बेसिस पे है, वो अब तक हाँ। एक्सपेरिमेंटल फेज में है कि पावर बूस्टर काम करेगी या नहीं। हाँ। वो डिपेंड करता है कि नए वेरिएंट्स कैसे आते हैं, वो ज्यादा डेंजरस तो नहीं आते, वो ज्यादा संक्रमित तो नहीं करते, वो ज्यादा हेल्थ को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते। अगर ऐसे कोई वेरिएंट्स आते हैं तो पावर बूस्टर की बात आएगी, और उसके लिए सरकार की बाकायदा गाइडलाइंस आएंगी। अभी तक की जो गाइडलाइंस हैं, हमें एटलीस्ट उनको उनको पूरी तरह मानना चाहिए, और अपनी 2 डोजेज जिसको भी जितनी जल्दी नोटिफाई हो रहा है, वो अपनी 2 डोजेज जल्दी से पूरी करें। बिल्कुल, साथ ही डॉक्टर अभी ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि दोनों डोज जो हैं वो 6 महीने तक आने वाले समय में लगाने के बाद के अंतराल के बाद कारगर रहेंगी। उसको लेकर भी कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या 6 से 8 महीने बाद दोबारा से वैक्सीन लेनी होगी? नहीं मैम, इसका इसका अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं दोबारा यही कहूंगा, वो आने वाले वेरिएंट्स पे डिपेंड है, वो अभी स्टडीज पे डिपेंड है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। और जैसी भी आईसीएमआर गाइडलाइन आएंगी, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आएंगी, वो उसके हिसाब से आएंगी कि नए वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं। अभी तक के लिए 2 डोजेज हैं, वो बहुत हैं, वो आपको काफी हद तक सेफ रखेंगी, सीवियर डिजीज से, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगी, वो हमें हर्ड इम्यूनिटी देंगी। अगर हर्ड इम्यूनिटी है तो संक्रमण रुक जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में उसका संक्रमण कम हो जाता है, रुक जाता है काफी हद तक। तो अगर उतना ही हो जाता है तो भी हम काफी हद तक चीजें अचीव कर लेंगे, अपनी काफी हद तक कंट्रोल अचीव कर लेंगे। तो अभी तक तो हम उसी पे ही रहते हैं, आगे जो गाइडलाइन आएंगी उसके हिसाब से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे दर्शक सुनील फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, संपर्क टूट गया है। इस बीच आप सभी से दरख्वास्त है कि जब भी आप नंबर्स को डायल करें तो टीवी के वॉल्यूम को जरूर कम कर लें, जिससे कि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुंच पाए। लगातार नंबर्स हम फ्लैश करें, डायल करके आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। डॉक्टर साक्षी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम सभी एक परिवार का जब हिस्सा होते हैं तो जिम्मेदारियाँ सभी के कंधों पर होती हैं। कोरोना काल के दौरान तो जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, सब हर कोई घर ही पर रह रहा था। महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियों को बढ़ते हुए हमने देखा। और अगर महिला वर्किंग है तो जो मेंटल प्रेशर उस दौरान रहा वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिलहाल संतुलन उसमें देखने को मिल रहा है, और आगे ये बना रहे उसके लिए महिलाओं को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है कि कोविड-19 के दौरान हर वर्ग के लोगों को समस्या हुई है, छोटे बच्चों को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा, कि सारे मेंबर्स फैमिली में एक साथ घर पे रहने लगे, तो उनके काम का प्रेशर बढ़ गया और वर्किंग फीमेल्स पे तो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें संतुलन बनाने के लिए जो है लाइफ़स्टाइल चेंजेस ही अपनाने होंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। सबसे पहले जैसे दिन की शुरुआत हम योगा एंड एक्सरसाइज से करें, इससे जो भी हमारे दिन की नेगेटिव एनर्जी होती है और इससे मन खुश होता है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। जो भी छोटी-छोटी बातें जिन पे हमारा मन इतना उदास रह जाता है, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो दिन की शुरुआत मैं कहूँगी 15-20 मिनट निकाल के योगा और एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, और अपने रूटीन को टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करें कि वर्क फ्रॉम होम है और घर का हाउस होल्ड वर्क भी है, तो शेयर करें चीज़ें। जितने मेंबर्स घर में हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, अपना काम शेयर कर सकते हैं। एक प्लान के अकॉर्डिंग, कि घर का काम भी है और ऑफिस वर्क भी है, एक टाइम प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हम्म, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम प्लान, एक शेड्यूल हमारा होना चाहिए, उसके तहत हम काम करते हैं और काम को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि स्वस्थ भी रहते हैं। डॉक्टर अभिनव, एक्सरसाइजेज हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और कोरोना काल में इस अहमियत को हमने समझा है। लेकिन अब चूंकि स्थिति सामान्य हो रही है, एक बार फिर से मैं कहूँगी कि लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं जो उस दौरान कर रहे थे, योगा, मेडिटेशन और तमाम तरह के एक्सरसाइजेज। लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइजेज है जो हमेशा हमेशा हमें करनी चाहिए, फिर चाहे कोई बीमारी हो रहा है नहीं हो, उसको लेकर क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे? मैम, इसमें देखो, एक्सरसाइजेज का कुछ नियम है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट की एक्सरसाइज प्रतिदिन हो और हफ्ते में कम से कम 5 दिन हो। हाँ, तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें आपकी एक निश्चित तौर पर हृदय गति बढ़नी चाहिए। अब इसमें बदलाव किस किस को करने हैं? जिनको लंबी बीमारियां हैं, जैसे जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या जिनको पहले दिल के दौरे पड़ चुके हैं, वो अपना हार्ट पे लोड नहीं ले सकते। जैसे सीकेडी के, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, रीनल फेलियर के, किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं, उन लोगों को अपनी एक्सरसाइजेज थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए। जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट हैं, फेफड़े से संबंधित जिनको पहले से बीमारियां हैं, लंबी सीओपीडी है, अस्थमा है, वो अगर अपनी एक्सरसाइजेज करें तो ग्रेडेड एक्सरसाइजेज करें, अपना पंप साथ रख के एक्सरसाइज करें। एक्सपो जो धूल है, मिट्टी है, धुआं है, ठंड है, इन सब का एक्सपोजर से बचें। तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो अपना नाक और मुंह कवर करके रखें, एक्सरसाइज करते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जो सबके लिए जरूरी है। उनमें से कुछ हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सरसाइज, जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। ये एक्सरसाइज सबके लिए अच्छी है। जो भी बैठ के इनको कर सकते हैं वो बैठ के करें। स्पाइन में प्रॉब्लम है तो अलग बात है। और दूसरा, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी अगेन, जैसे अर्थराइटिस के लोग हैं या फिर स्पाइन इंजरी के लोग, उनको थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए। अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस या ऑर्थोपेडिशियन की गाइडेंस के बाद ही उनको करना चाहिए। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है। मेडिटेशन के तरीके सीखने चाहिए, उनको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, और वो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में किसी भी टाइम पे कर सकते हो। मेडिटेटिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो आपको फिजिकल वेलबींग में भी हेल्प करेंगी और आपकी मेंटल वेलबींग में भी हेल्प करेंगी। लेकिन डॉक्टर अभिनव, जब हम वर्किंग होते हैं, खासतौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने कोरोना के दौरान भी काम किया, और आज जब चीज़ें एक बार फिर से खुलने लगी, ऑफिसेस खुलने लगी हैं और हम वर्किंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है फिजिकल एक्सरसाइज करने का। तो उस केस में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हम सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बैठे बैठे भी कर सकते हैं? मैम, इसमें आपको 5 या 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग भी जब कोविड ड्यूटीज में थे तो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तक बिजी रहते थे। जी। उसके बाद बॉडी का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपका कुछ काम करने का या हेल्दी खाना खाने का मन नहीं करता। आपको चीजें गरिष्ठ भोजन चाहिए, आपको फास्ट फूड अच्छा लगेगा। इन चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। हम लोग उसके बाद भी 10 मिनट या 15 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज का ध्यान रखते थे, और खासकर उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का।
तो कोई हल्की 4 या 5 मिनट की स्किपिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, इस तरह की हल्की, या टेरेस पे वॉक कर सकते हैं, घर के आगे वॉक कर सकते हैं, अपने 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 परिवार वालों के साथ वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह के टाइम आपको हल्के फुल्के टाइम अलग से ही निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइजेस को ज़रूर देना होगा। न सिर्फ बीमारी से बचाने के लिए अच्छा है, बल्कि आपके ब्लड रेगुलेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर साक्षी, चूंकि एक्सरसाइजेस की बात हो रही है, एट द सेम टाइम डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद करते नहीं हैं, उस केस में पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो कुछ ऐसे टिप्स आप उन अभिभावकों के लिए शेयर करना चाहेंगे ताकि आसान हो जाए कि बच्चे हेल्दी भी खाएं, बीमारियों से भी बचे रहें और खुश भी रहें। जी बिल्कुल, आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल हेल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, बट उन्हें किसी न किसी तरीके से तो हेल्दी फॉर्म ऑफ डाइट में लाना ही पड़ेगा। वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, जो बच्चों में है एनर्जी काफ़ी होती है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डाइट से पहले उनकी एनर्जी को काफ़ी यूज़ करें, उनको प्लेफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। काफ़ी तरीके के 2 या 3 तरीके के पूरे दिन में आप गेम प्लान करके रखें, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में लगाएँ उनको, उनके साथ कैरम, लूडो, छोटी-छोटी एक्टिविटी प्लान करें जिससे कि उन्हें भूख भी लगे। क्योंकि बिना फिजिकल एक्टिविटी के वो भूख नहीं महसूस करेंगे। और जंक फूड, जो आप हेल्दी खाना है आप उसी को जंक फूड की तरह गार्निश करके भी घर में बना सकते हैं। यूट्यूब पे काफी वीडियोस आजकल आती हैं जिसमें कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को लेके हम बिल्कुल जंक फूड जैसा जो दिखता है गार्निश करके वैसा फूड बना सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको मटेरियल तो नहीं पता होता है अंदर खाने में कौन सा यूज हो जी। रहा है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि उनको थोड़ा टेस्टी बनाकर उनको खिला सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो छोटी-छोटी ट्रिक्स है, कम से कम पेरेंट्स उसका इस्तेमाल करें, खासतौर पर महिलाएं जो माताएं हैं, कि जो हेल्दी फूड है उसको किसी न किसी रेसिपी में इन्वॉल्व कीजिए और बच्चों को ज़रूर खिलवाइए ताकि हेल्दी फूड का इंटेक वो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। साथ ही जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी सवाल आपसे लूंगी। इस बीच हमारे दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, एक बार फिर से उनसे संपर्क छूट गया। आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा से कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अभिनव, जैसा कि डॉक्टर साक्षी बता रही थी कि बच्चों के लिए किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं और हेल्दी डाइट उनको दे सकते हैं, लेकिन युवाओं की मैं बात करना चाहूँगी, उनके लिए भी डाइट का, राइट डाइट का और हेल्दी डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगेन कामकाज पर जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी होने की वजह से वो ले नहीं पाते। तो उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? मैम, हेल्दी डाइट के इसके कुछ नियम, जैसे हम लोग अपनी स्ट्रेसफुल जो लाइफ दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ है, जब भी स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी ज्यादा रहेंगे, और जी। बॉडी में जब स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं तो उस टाइम हमारा शरीर, हमारा मन कुछ हार्मोन्स की वजह से हमेशा गरिष्ठ भोजन की तरफ जाता है। जैसे अगर पूरे दिन 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अगर आप ज्यादा काम करते हो तो उसके बाद आपका एक थाली सलाद खाने का मन नहीं करेगा, आपका पिज्जा खाने का मन करेगा, आपका बर्गर खाने का मन करेगा। वो सब स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से है। इसका तरीका ये है कि एक तो वर्क के बीच में छोटे छोटे गैप ले, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट गैप ले। और डॉक्टर अभिनव, माफ दूसरा, कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। केसी मलिक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए जेसी मलिक साहब। हाँ जी, डॉक्टर अनुभव से मुझे पूछना है जी। कि अप्रैल में मेरे लड़के को कोरोना हुआ था, पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट था, तो अब उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी, तो अब कब वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उनको? अभी तक उसके बाद करवाई नहीं है। जब कोरोना ठीक हुआ था सर, उसके 1.5 से 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते थे, तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट राइट टाइम है, आप जितना जल्दी हो सके उसकी वैक्सीनेशन कराइए। कल ही टाइम लीजिए और कल ही वैक्सीनेशन लीजिए उनकी फर्स्ट डोज। जेसी मलिक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से डाउट बना हुआ, उसको लेकर भी सवाल लूंगी, लेकिन डॉक्टर अभिनव, आप डाइट को लेकर टिप्स शेयर कर रहे थे। हाँ, तो हम थे इसकी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से हमेशा हमारा मन जाता है गरिष्ठ भोजन की तरफ, हमें पिज्जा, बर्गर्स और जितनी भी घी वाली और मीठी चीजें हैं हमें सब वो पसंद आती है।
तो इसको तोड़ने का तरीका एक ये था कि हम लोग हर कुछ टाइम के बाद गैप लें, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद एक छोटा सा पावर नैप लें या एक ब्रेक लें, एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लें, और बीच बीच में कुछ खाते रहें। हर दो जी। 2.5 घंटे के बाद हमारे पास कुछ छोटे मोटे सैलेड्स हो सकते हैं, बीच में एक फ्रूट हो सकता है, या फिर भुने हुए चने हो सकते हैं। इस तरह की लो कैलोरी हाई वॉल्यूम चीजें जो हैं, हम इनको बीच में कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब तक हमारी ड्यूटी खत्म होगी तब तक हम पूरी तरह भूखे नहीं होंगे, हमारे हमको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी और बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से हम ज्यादा हैवी चीजों की तरफ, हमारा खाने की जो पिज्जा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, और ये हमको बचाएगा जंक फूड खाने से या ओवर ईटिंग करने से जी। या हाई कैलोरी डाइट खाने से। तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्रेविंग भी आपकी सेटिस्फाई हो और आप हेल्दी भी खा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर अभिनव, चूँकि बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज़ अब लग सकती है, जो कि एक अच्छी खुशखबरी है हमारे देशवासियों के लिए। लेकिन इसके प्रोस कॉन्स क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशंस लोगों को क्या कुछ रखने चाहिए इस दौरान, क्योंकि बच्चों का मामला है, उसको लेकर थोड़ा विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिए। मैम, बहुत ज्यादा इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, हमें बस ये होगा कि वैक्सीन के 24-48 घंटे तक हल्का बुखार रहेगा, पहले दिन 24 घंटे बुखार रह सकता है। उसमें ये है कि छोटे बच्चों को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली पैरासीटामोल ले सकते हैं एज एडवाइज्ड बाय आवर पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन। और इसके अलावा तो जो बड़े बच्चे हैं, 16 साल 14 साल 16 साल से बड़े बच्चे हैं, वो तो बड़े आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं और उस चीज को समझ भी सकते हैं। इसके लिए ये जो जिन भी बच्चों का, जैसे बड़ों में हमने कहा था कि जिनको भी लंबी बीमारियां हैं, 65 अबव हैं, जो डायबिटिक हैं, जो सीकेडी हैं, जो सीसीएफ हैं, उन सबको वैक्सीन पहले लेनी चाहिए। मैं बच्चों में भी यही चीज सजेस्ट करूंगा। जिन भी बच्चों को क्रोनिक डिजीजेज हैं, जिनको हेमोफीलियाज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पहले से, आईटीपी है, जिनको किडनी डिजीज है, जो ट्रांसप्लांट के या तो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं या ट्रांसप्लांट उनका होना है, आगे होना है, या जो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उन सब बच्चों को जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लेनी चाहिए, और खासकर वो बच्चे अगर अभी स्कूल भी जा रहे हैं तो। तो यहाँ पर बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता देश में हो गई है, लेकिन सावधानियां जो हैं वो थोड़ी सी बरतनी होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साक्षी, बात बुजुर्गों की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि न सिर्फ फिजिकली हेल्थ रहा जाए, इस एज में आकर मेंटली भी हेल्थी रहा जाए। ऐसे में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्ग घर के घबरा जाते हैं, और जब उन्हें खुद को जकड़ती है बीमारी तो बहुत ज़्यादा मानसिक जो उनका स्वास्थ्य है वो उनको सहायता करता नहीं है। ऐसे में वो लोग क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, जो कोविड-19 के लक्षण हैं वो एल्डरली एज ग्रुप में ही ज़्यादा देखे गए हैं। इस दौरान काफ़ी बुजुर्गों की मृत्यु भी हुई है। तो जो उनमें पैनिक भी जल्दी क्रिएट होता है। कई लोगों के पास जो ऐसे एल्डरली कपल्स हैं जिनके पास अभी बच्चे रह नहीं रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, लोनलीनेस और सैडनेस इस एज ग्रुप में वैसे भी रहती है। जो लोग रिटायर्ड हैं, एल्डरली एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी एट रिस्क ग्रुप है डिप्रेशन एंड सैडनेस के लिए। बट कोविड-19 की वजह से ये लक्षण और भी काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, बीमारी को लेके लक्षण नहीं पता। जब भी वो मीडिया या न्यूज या सोशल मीडिया या लोगों में जहाँ पे भी देखते हैं तो इस चीज को लेके हैवक है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या लक्षण है और हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिक जो मेजर्स रहेंगे वो हर एज ग्रुप के लिए यही रहेंगे कि हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के साथ अपना डे स्टार्ट करना है। योगा एंड एक्सरसाइजेज इसमें भी बेस्ट रहेंगे। अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, और जो भी मेडिकेशन जो यूजुअली इस एज ग्रुप में कोमोर्बिड बीमारियां होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जिन भी बीमारियों की दवाइयां वो ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको वो टाइम से लेनी है। तो अपना शेड्यूल बना के रखना है। जैसे कि अब यूजुअली एल्डरली कपल्स घर पे ही रहते हैं, बट घर पे भी वो काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि लेटे ना रहें, थोड़े सॉन्ग सुन ले, म्यूजिक बनाएं, कुछ कथा, भागवत कथा, जो ऐसी चीजें देखें जिनसे कि मन रिलैक्स होता है। और जो स्क्रीन टाइम है वो बुजुर्गों को भी लिमिट करना चाहिए कि कोविड-19 की न्यूज जो है वो लगातार ना देखें। किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से, जो फैमिली मेंबर है, उन्हीं से वो सारी डिटेल्स लें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। खुद जो है वो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो तमाम पॉइंटर्स हैं। लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो अगर संक्रमित भी कोरोना के दौरान हो रहे थे, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी हुए, अब जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो वैक्सीन लगाने से थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर थोड़ी गंभीर बीमारियां देखी जाती हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है और वो लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं। मैम, नहीं, जो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे कि कैंसर है या ट्रांसप्लांट होना है
या ऑलरेडी हार्ट डिजीज हैं, शुगर है, जैसे डॉक्टर अभिनव ने बताया, इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि जो वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज उनमें जाए और उनको इम्यूनिटी मिले। क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड एज ग्रुप में जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, उनमें वायरस से लड़ने की ताकत नहीं है। तो वैक्सीन से उन्हें इस मामले में काफी हेल्प मिलेगी, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और इन बीमारियों से कोविड-19 होने का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक बार उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो ज्यादा गंभीर रूप में प्रेजेंट करता है ओल्ड एज ग्रुप में। तो वैक्सीन बहुत जरूरी है ओल्ड एज ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी बीमारी आपको हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन डॉक्टर अभिनव, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि न सिर्फ कैंसर से ग्रसित बुजुर्ग बल्कि छोटी मामूली बीमारी भी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का भी इशू है या फिर कोई अन्य बीमारी, उस केस में भी वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो क्या सुझाव आप उनको देना चाहेंगे? 65 अबव जो लोग हैं उनको तो 65 भी नहीं, अगर 45-55 अबव भी जो लोग हैं उनको बीमारी है या नहीं है, वैक्सीन तो उनको लेनी है। जो अब जो एल्डरली, लेकिन थोड़ा सा सुपरस्टिशंस में वो ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि बहुत तरीके की खबरें सामने आती है, बहुत तरीके की भ्रांतियां, उसमें ज्यादा वो भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि इतना जीवन उन्होंने हेल्दी निकाल लिया है तो अब लेने की क्या जरूरत है। इस तरीके की भी खबरें लगातार देखने को मिलती है। जितने भी एल्डरली एज ग्रुप हैं वो ज्यादा प्रोन है बीमारी को। वो उनको इन्फेक्शन भी जल्दी होगा और इन्फेक्शन की सिवियरिटी भी ज्यादा होगी। और कोविड वैक्सीनेशन आपको एक ये मतलब दो ही चीजें हैं जो उनको इस चीज से बचा सकती है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा वैक्सीनेशन। इसके अलावा और कोई भी चीज उनको नहीं बचाएगी। उनकी नेचुरल इम्यूनिटी विद एज डाउन होती है। कोई ना कोई अगर छोटी मोटी उनके साथ बीमारी है, अगर डायबिटीज भी है, अगर वो कंट्रोल्ड भी है तो भी वो एट हायर रिस्क है। वो सीओपीडी है तो भी हायर रिस्क है। वो सीएलडी लीवर फेलियर के पेशेंट है वो भी एट हायर रिस्क है। जो अल्कोहलिक है वो भी हायर रिस्क पे है। स्मोकर्स हैं वो हायर रिस्क पे है। तो मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल किसी न किसी इन कैटेगरीज में होंगे। तो हर एक को वैक्सीन तो लेनी चाहिए। अब तो बच्चों के लिए भी आ गई, तो अब इसमें एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं रहता। एक जो मर्जी आपकी भ्रांतियां हो, गांव देहात में जैसी मर्जी बातें फैलती हो कि उसको वैक्सीन की वजह से स्ट्रोक आ गया या उसको दिल का दौरा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी रिसर्च पेपर में कहीं भी पब्लिश नहीं है, कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है, ना ही आईसीएमआर इसकी गाइडलाइन, आईसीएमआर की गाइडलाइन की है। तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिजीज स्टेटस, योर एज, यू हैव टू टेक द वैक्सीन। बिल्कुल, यहाँ पर वैक्सीन एज ग्रुप के हिसाब से किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट उसका नहीं हो रहा है। लेकिन अब बुखार जो है वो मामूली सा साइड इफेक्ट और बहुत कॉमन है। इसके अलावा हाथ में दर्द होना बहुत बेसिक सा साइड इफेक्ट है। लेकिन कई मरीज ऐसे भी थे या कई लोग ऐसे थे जिनमें खून के चत्ते बन जाना, जो कि बहुत मेजरली लोग डर रहे हैं इससे। फूड पॉइजनिंग तक लोगों को वैक्सीन लेने के बाद हो रही है। मैम, ये हमारी समाज की बहुत कॉमन टेंडेंसी है कि हम जो भी जिस चीज को होंगे उसको कंट्रोवर्शियल चीज से जोड़ के देखेंगे। आपको बाहर खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर रिसेंटली वैक्सीन लगाई है तो 4 दिन पहले जी वैक्सीन लगाई थी उसके बाद हो गया। ये सब नहीं, फूड पॉइजनिंग कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। सिर्फ 1 या 2 दिन का फीवर और बॉडी एक, बिल्कुल वैसे जैसे कोविड फीवर में कोविड जिनको कोविड हुआ है वो लोग समझ पाएंगे कि जैसा उसमें बिल्कुल, बहुत ज्यादा 2-4 जरूरी है कि यहाँ पर जागरूकता लोगों के बीच में हो। इस बीच हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए। हेलो सर, टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए और हाँ, सवाल हाँ, पूछिए। मुझे कभी दस्त लग जाता है, कभी कब्जी हो जाती है, बस इसके बारे में पूछना था। डॉक्टर अभिनव। हाँ, ये कह रहे हैं कि कभी दस्त और कभी कब्जी हो जाती है। अल्टरनेट बाउल हैबिट्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें, आईबीएस, आईबीडी और कई इन्फेक्टिव कॉजेज भी हो सकते हैं इसके। और इसका कोविड या कोविड वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार लोकल फिजिशियन को या एक बार दिखा ले तो उसके बाद इसकी अच्छे से जांच हो पाए। वो अगर आगे रेफर करें तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, नहीं तो एक बार लोकल फिजिशियन को तो दिखा लें। और अपनी जो भी लॉन्ग टर्म बीमारी है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल में रखें। और उनको सलाह दूंगा कि वो वैक्सीनेशन जरूर ले लें।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी। डॉक्टर अभिनव, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोविड के दौरान एक लंबा कोर्स लोगों ने लिया है, जो भी कोविड पॉजिटिव रहे हैं, विटामिन्स की दवाइयों का, तमाम तरीके का ट्रीटमेंट जो होता है, ऐसे में जैसे ही नेगेटिव वो हो जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया है इस पूरे प्रोसेस को। क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्या ठीक होने के बाद दवाइयाँ लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर चूंकि वो नॉर्मल विटामिन्स की दवाइयाँ हैं जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो उसे लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से किसी भी बीमारी के संक्रमण में आप हो सकते हैं? मैम, कोई भी एक्यूट बीमारी जब रहती है ना, जब जैसे कोविड हुआ, तो वो शरीर में इन चीजों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से कमी भी हो जाती है। तो इसलिए उस समय ये हाई डोजेज पे दिए जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, उसका काफी अच्छा रोल था कोविड में, और काफी हाई डोजेज पे, काफी हाई डोजेज पे नहीं, पर हाँ अच्छी डोजेज पे वो दी जा रही थी लोगों को। उनके अब्रप्ट उनको अगर निकाल दिया जाए, अचानक उनको निकाल दिया जाए, तो उससे कोई बहुत खास साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो जैसा या जैसे आपको आपके फिजिशियन समझाते हैं, उसके हिसाब से आप उनको निकाल सकते हो, बंद कर सकते हो, रोक सकते हो। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे ओरल विटामिन सी लेने की, आप विटामिन सी की टैबलेट या इंजेक्शन लेने की बजाय आप अगर फ्रूट से या वेजिटेबल से आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके थ्रू आप उसको लेना चाहे तो बेटर रहेगा। कई लोगों ने इसके वहम में, कोविड से डर के या कोविड के वहम में, उसकी एंजाइटी में अपने आप को ओवरली ट्रीट किया या सेल्फ ट्रीटमेंट किया है, विटामिन बी से, विटामिन ए से, विटामिन सी से। तो उन लोगों को मैं बस ये राय दूंगा कि आप अपने आप को ओवर ट्रीट मत करें, सेल्फ ट्रीट मत करें, अपने फिजिशियन की गाइडेंस में खुद को ट्रीट करें। बिल्कुल, लेकिन साथ ही इम्पॉर्टेंट ये भी है समझना कि किस तरीके से हम इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साक्षी, अब कोविड हो गया, उसके बाद लोग ठीक भी हो गए हैं, ऐसे में लेकिन एक लंबे अरसे का साइड इफेक्ट लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। लोग साल भर बाद भी वीक फील कर रहे हैं, साल भर बाद भी उनके जोड़ों में दर्द हो रहे हैं। ये कैसी समस्या है? एक तो बीमारी के कारण बीमारी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि उनको कितना इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि उनका जो स्कोर था सीवियरिटी इंडेक्स कितना था। और कुछ एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, जैसे एल्डरली जो लोग हैं उनमें ज्यादा लक्षण मिल रहे हैं, या फिर अगर जो यंग लोग हैं उनमें सोमैटिक सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मलेज है, थकान रहती है, कहीं बॉडी में पेन रहता है, कभी हाथ में दर्द बताते हैं, कभी पैर में दर्द बताते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जो एक यंग एज ग्रुप हमारे पास ओपीडी में काफी लोग ऐसे आते हैं जिनमें इन लक्षणों का कोई फिजिकल कारण नहीं है, कि कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हुए भी साल 6 महीने भी हो गए, बट मल्टीपल बॉडी एक्स की वो फिर भी जो है रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग साइकोलॉजिकली ज्यादा डरे हुए हैं, या फिर उनमें एक एंशियस एंजाइटी है कि हमें इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए, लव्ड वंस को ना हो जाए, और घर में और किसी को ना हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो लोकल फिजिशियन से तो सलाह ले ही ले इन सिम्टम्स के बारे में, कि अगर और भी कोई लक्षण रहता है तो। अदरवाइज अगर कोई गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी फिजिशियन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं, तो इनके लिए बेस्ट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है। मैं बार बार योगा और एक्सरसाइजेज की जोर इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि जो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, इनका योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, इन सब में ज्यादा इफेक्ट है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ज्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल डॉक्टर अभिनव, साथ ही आपसे इसी के कंटिन्यूएशन में मैं सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि लोग बहुत वीक फील कर रहे हैं लंबे अरसे तक कोविड होने के बावजूद और कोविड नेगेटिव होने के बावजूद। ऐसे में बहुत आसान हो जा रहा है दूसरी अन्य बीमारियों का उनको जकड़ना। बहुत फ्रीक्वेंटली उनमें बुखार की समस्या देखने को मिल रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली चक्कर आना, इस तरीके की तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो क्या प्रतिरोधकता जो क्षमता है, जो आपका इम्यूनिटी है, वो परमानेंट लूज हो जाता है, कम हो जाता है? परमानेंट इम्यूनिटी लूज नहीं होता, लेकिन किसी भी एक्यूट इलनेस के बाद, स्पेसिफिकली वायरल इलनेस के बाद, कई लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। और इसके बाद जैसे जो लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं, उनमें कई छोटे मोटे इन्फेक्शन जैसे हर्पीज जोस्टर है, या फिर कई लोगों में रिएक्टिव आर्थराइटिस है, कई कई देर तक जोड़ों में दर्द रहता है, या मायोसाइटिस है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। तो इस तरह की दिक्कतें काफी लंबे टाइम तक देखने को मिली। इन चीजों को हम अब कैटेगराइज भी कर रहे हैं। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के नाम से इस चीज के ऊपर आजकल डिस्कशन चल रहा है, और इसको हैंडल कैसे करना है। अभी तक तो इस पे जो रिसर्च है वो यही है कि इनको सिम्टोमेटिकली हैंडल करना है। और कई लोगों में इस तरह के, जैसे आर्थराइटिस मैंने बताया या मायोसाइटिस बताया, उन लोगों में थोड़े लंबे समय तक लो डोज स्टेरॉइड भी कई कई जगह डॉक्टर्स ने चलाए हैं, जो कि उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा था।
उसकी वजह से कुछ लोगों ने वेट गेन कर लिया, या उसकी वजह से कई लोगों को साइकोटिक सिम्टम्स आए, कई लोग डिप्रेशन में गए। तो इस तरह के लक्षण उसकी वजह से आए। तो इम्यूनिटी तो कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम होती है या हर किसी की कम होती है, ऐसा नहीं। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम वेल नोन फैक्ट है, जो विद टाइम ठीक हो जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है समझना कि जो खान-पान हम ले रहे हैं और साथ ही उसमें डाइट जो है वो हमेशा अच्छी लेते रहें, चाहे आप ठीक हो गए, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे। लेकिन डॉक्टर अभिनव, जो बाहरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसका भी सेवन कर रहे हैं, और क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा खासतौर पर बैचलर्स के पास समय नहीं होता है कि पौष्टिक खाना बना के खा पाएँ, तो जो पैक्ड फूड है उस पर कितना भरोसा किया जाए? नहीं, नेचुरल फूड बेस्ट है। आप पैक्ड फूड के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जहां पैक्ड फूड आपको एडवाइज किया जाए, जो कि मेडिकेशंस हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही भरोसा कीजिए। आप जितना हो सके अपना न्यूट्रिशन नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट कीजिए, दैट वुड बी बेस्ट। उससे उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। यही। बिल्कुल डॉक्टर अभिनव, ऐसे में चूंकि मौसम बारिश का है और अब धीरे धीरे सर्दियां भी आ रही हैं, ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं उनका संक्रमण भी देखने को मिल रहा है। डेंगू बड़े स्तर पर खासतौर पर हरियाणा में फैलता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर दर्शकों को क्या टिप्स और सुझाव आप देना चाहेंगे? डेंगू तो कोविड से भी ज्यादा आसान है बताना। कोविड में आपको दूरी तो रखनी है, लेकिन डेंगू में तो सिर्फ सफाई रखनी है। आप हर इंसान अपने आसपास सफाई रखे, वो सबसे बेस्ट है डेंगू के लिए। ना कहीं पानी इकट्ठा हो, ना कहीं मच्छर पनपे। उन चीज को एक्टिवली ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें आप अच्छी सफाई रखिए। घर के बाहर कहीं पानी इकट्ठा ना हो, अगर है तो उसकी सफाई हो, उसमें डिसइंफेक्टेंट डालें। और डेंगू मतलब ये तो कोविड से भी ज्यादा आसान है इसको बचाना। हाँ, समस्या ये है कि डेंगू को कोविड से डिफरेंशिएट करना। डेंगू में चौथे और पांचवें दिन के बाद कई बार बुखार टूट जाता है और उसके बाद प्लेटलेट टूटनी शुरू होती है। और कोविड में शुरुआत में हल्का बुखार आता है, और चौथे पांचवें दिन के बाद पेशेंट जिनको निमोनिया डेवलप होना होता है, उनको निमोनिया डेवलप होता है। दोनों ही बीमारियां 8 से 10 दिन के अंतराल की हैं। लक्षण थोड़े थोड़े अलग हैं, जो कि फिजिशियन बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट सबसे सबसे उत्तम चीज है। टेस्ट के बिना वो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है कि हम टेस्ट करके उनको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, यहाँ पर जो डेंगू को लेकर जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साक्षी, बहुत ज़्यादा आसान होता है कि बच्चे यहाँ पर बीमारियों की चपेट में आते हैं, क्योंकि बाहर अक्सर वो निकलते हैं, खेलते कूदते हैं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में क्या कुछ वो पॉइंटर्स होंगे जिनका ध्यान एज ए पेरेंट्स रखना चाहिए, खासतौर पर इस मौसम में अभिभावकों को बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, पेरेंट्स को ही इस मौसम में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनको पूरे कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव टी शर्ट और पैंट्स यूज करें, ताकि उनको मच्छर ना काटें। या फिर अगर कहीं बाहर पार्क में लेके जा रहे हैं तो ओडोमोस यूज करें, या डॉट्स आती है जो, तो मच्छरों से बचाव ही एक प्रिवेंशन है पेरेंट्स के लिए। तो वो जैसे भी साफ सफाई रखें घर में, और पानी का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इन सब छोटे छोटे मेजर्स से ही उनको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, इस मौसम में चूंकि गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वो नहीं ले सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे वो नहीं रह सकती, क्योंकि ऑलरेडी उनका एक प्रोसीजर चल रहा होता है। उनके लिए जो हेल्दी एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको सेफ पॉइंट्स आप यहाँ से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा ही बेस्ट रहते हैं, जब हमें पता है कि हमारी जो हाई रिस्क ग्रुप है, एक जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, कि उसमें दवाइयां नहीं दे सकते हैं। तो बचाव ही सबसे बेस्ट उपाय है। पहले कि हम अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, बीमार होने से बचें। बट अगर फिर भी बीमारी हो जाती है तो लोकल डॉक्टर से या गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लेके कि जो मेडिसिन उस एज पीरियड के दौरान हम ले सकते हैं, वो हमें लेनी पड़ेंगी। बट बचाव के सुझाव ये हैं कि हम थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ जो ऑलरेडी चल रही हैं, आयरन है, कैल्शियम है, खान पान का ध्यान रखें, और ये टाइम से ले, और अपने को स्ट्रेस फ्री रखें। स्ट्रेस फ्री रखने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज, जैसे हम म्यूजिक इंक्लूड कर सकते हैं, वॉक इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो काम करते करते भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही यहाँ पर बेस्ट साधन है गर्भवती महिलाओं के लिए।
डॉक्टर अभिनव, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि महिलाओं को लेकर डॉक्टर साक्षी ने जो टिप्स दिए हैं, पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या महिलाओं और पुरुषों को सेम ही आधार पर यहाँ पर डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज तमाम चीजें करनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में होगा? नहीं, तो पुरुष और महिलाओं में तो ऐसा कोई अलग डिफरेंस नहीं है जो कि हमको डेंगू में या कोविड में भी अलग से करना चाहिए। बस कुछ जनरल चीजें, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में कुछ दवाइयों का ध्यान रखना है, वो गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन समय पे रख सकते हैं और क्या डिसीजन लेने वो ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे डेंगू के मच्छर के लिए हम बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, पैरों पे काटता है और दिन में काटता है। तो इसको बड़ा बड़ा आसान है कि आप अपने अपने घर में अपने आसपास सफाई रखें, जी। फुल स्लीव्स के कपड़े डालें, मोजे डालें और सोफे के नीचे, बेड के नीचे, इस तरह की जगहों पर खासकर सफाई रखें और कीटनाशक छिड़कें। लेकिन डॉक्टर अभिनव, चूंकि कोरोना के बाद हमने कई तरीके की अन्य बीमारियों के नाम सुने, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस और तमाम तरीके की बीमारियां एक के बाद एक सामने आई। ऐसे में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इन सब के जो संक्रमण के जो संक्राणु हैं, जो वायरस है, वो खुली हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, वातावरण में पाए जाते हैं। कितना गंभीर हो जाता है ऐसे समय में बचाव करना, जब एक संक्रमण का जो वायरस है वो हवा में ही है और उसी को श्वास के द्वारा हम अपने अंदर ले रहे हैं। इनको देखिए, ब्लैक जितने भी ये फंगल इन्फेक्शन कोविड के दौरान हुए थे, इनको कलर कोडिंग से पढ़ना गलत है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस सिर्फ जनता को बताने के लिए था, उस तरीके से आपको उसको समझने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हमारी आसपास हमारी हवा में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं इनको। इसका मतलब मौका परस्त इन्फेक्शन है। जब आपकी इम्यूनिटी कम है, जब आप हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड पे हो, जब आप लगातार हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन पे हो, उस समय इन लोगों को ये इन्फेक्शन पकड़ता है। हमने कोविड से पहले बहुत रेयरली ये इन्फेक्शन देखा था। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं था जितना कोविड में हमको देखने को मिला, और आगे भी रेयर ही रहेगा। सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में है। तो जो लोग अभी स्वस्थ हैं, जिनकी बीमारियां कंट्रोल में है, जो लगातार ऑक्सीजन पे नहीं है, उनको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो अभी एक्टिव कोविड में है, जिनको अभी भी स्टेरॉइड जा रहे हैं, जिनको अभी भी ऑक्सीजन जा रहा है, उन लोगों को इस चीज से थोड़ा इसका ध्यान रखने के, इससे सचेत रहने की जरूरत है। वो समय रहते जो भी डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर, वो आपको उससे अवगत करा देंगे। लेकिन हम और आप लोग जो अभी स्वस्थ हैं, अपने घरों में बैठे हैं, उन लोगों को इस चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये डिफरेंस भी समझना है जो आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है। होप कि दर्शकों ने इसको समझा होगा कि जो फंगस से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती है, कितना आसान उनका फैलना होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उतना ही ज़रूरी हम सभी का प्रिकॉशंस लेना भी होता है। डॉक्टर साक्षी, यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है अलग अलग बीमारियों को लेकर, तो हर एक बीमारी में इंसान का जो मानसिक स्तर होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। और ख़ासतौर पर जब गंभीर बीमारियाँ हमें जकड़ लेती हैं तो मानसिक रूप से हम ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो स्थिति ना आए, वो हम मजबूत रहें, उसके लिए क्या कुछ टिप्स? कोविड-19 से पहले भी काफी ऐसे इलनेसेस रहती हैं। ये एक्चुअली पर्सनालिटी प्रोन होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ज्यादा एंशियस होते हैं रूटीन के कामों को लेके भी, कि आज कोई किसी को आना है, गेस्ट को आना है, तब भी वो एंशियस हो जाएंगे। कहीं नया इवेंट ज्वाइन करना है, सोशल फंक्शंस में जाना है, या कुछ इवेंट आ रहा है, घर में शादी हो रही है, तो ऐसी पर्सनालिटीज ऐसे नॉर्मल चीजों में भी प्रोन रहते हैं। तो जो एंशियस लोग होते हैं वो लोग ज्यादा हाई रिस्क पे हैं ऐसी बीमारियों को लेके। वो उन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा एक डे प्लान होना चाहिए कि हम अपना जो डे है वो स्टार्ट करें विद योगा एंड एक्सरसाइज 30 मिनट्स ईच डे। तो वो बहुत शुक्रिया मॉर्निंग डॉक्टर साक्षी, जिस तरीके से टिप्स आपने शेयर किए हैं, जरूरी है कि लोग उसको ध्यान से सुने और न सिर्फ सुने बल्कि समझें भी। डॉक्टर अभिनव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।